Good morning, viewers. Welcome to this law lecture series. Today's topic is Law as to Presumption of Facts, Part 3rd, mixed in Hindi and English languages. Here is the synopsis of the topic. First, A. General. B. May presume. C. Provided by this act. D. Court may presume a fact. E. Court may not presume a fact and it may call for proof. A. General. In the last lecture, I had told you that facts alone can be presumed. पिछले व्याख्यान में स्पष्ट कर चुका हूं, केवल तथ्य प्रकल्पित किए जा सकते हैं। विधि का नियम, कानून का कोई नियम, any rule of law cannot be presumed. प्रकल्पना तथ्य के संबंध में होती है, विधि के संबंध में नहीं। तथ्य की प्रकल्पना भी तभी होगी जबकि विधि द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। Presumption as to a fact can be raised only if there is authority of law. Law here means the Indian Evidence Act. यदि भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है तभी तो प्रकल्पना होगी, और प्रकल्पना केवल तथ्य की होती है, विधि की कोई प्रकल्पना नहीं होती। चूंकि विधि द्वारा प्राधिकृत होने पर ही प्रकल्पना की जाती है, इसलिए कुछ लोग इसे प्रिजम्पशन ऑफ लॉ भी कह देते हैं। Presumption of fact is always authorized by law. So sometimes we say it a presumption of law. पर मूल नियम यह स्पष्ट रहे कि तथ्य प्रकल्पित किए जाते हैं, विधि प्रकल्पित नहीं की जाती। तथ्य भी तभी प्रकल्पित किए जाते हैं जब विधि का प्राधिकार हो। चूंकि विधि के प्राधिकार से ही तथ्य की प्रकल्पना की जा सकती है, इसलिए ऐसी प्रकल्पना को प्रिजम्पशन ऑफ लॉ भी कह देते हैं। तथ्य की प्रकल्पना, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के लिए दो चीजें जरूरी हैं। Two things are required to raise a presumption of facts. पहला, authority of law. Law here means Indian Evidence Act. और दूसरा, requisite preliminary statutory facts. Requisite preliminary statutory facts. इसे थोड़ा ध्यान से याद कीजिए। Requisite preliminary statutory facts. अपेक्षित प्रारंभिक संविधीय तथ्य। अपेक्षित प्रारंभिक संविधीय तथ्य, इसका क्या अर्थ है? मैं न्यायालय के समक्ष खड़ा हुआ, मैंने न्यायालय से अनुरोध किया
इस तथ्य की प्रकल्पना कर ली जाए तो न्यायालय मुझसे दो चीज पूछेगा। क्या विधि द्वारा प्राधिकृत है इसकी प्रकल्पना? इज इट ऑथराइज्ड बाय लॉ? मैंने कहा हाँ, लॉ द्वारा ऑथराइज्ड है। तो फिर न्यायालय मुझसे अगला प्रश्न करेगा कि जो उस लॉ में जो तथ्य सिद्ध किया जाना अपेक्षित है, दर्शाया जाना अपेक्षित है, आप वो दिखाइए पहले। ऐसा नहीं है कि आप न्यायालय के समक्ष खड़े हो गए, प्रकल्पना कर लीजिए, विधि द्वारा प्राधिकृत है। ठीक है, विधि द्वारा प्राधिकृत है तो प्रकल्पना की जा सकती है, लेकिन प्रकल्पना तभी की जाएगी जब उस विधि द्वारा जो प्रारंभिक तथ्य निर्धारित किए गए हैं, प्रिलिमिनरी फैक्ट्स निर्धारित किए गए हैं, वो तो आपको शो करना ही पड़ेगा, वो तो प्रूव करना ही पड़ेगा। वो प्रूव करिए तो फिर न्यायालय विचार करेगा कि क्या इस केस में प्रिजम्पशन करना न्याय की मांग है या कि प्रिजम्पशन न करना न्याय की मांग है। कोई भी प्रिजम्पशन तभी होगा व्हेन देयर इज अथॉरिटी ऑफ लॉ एंड वेयर द requisite preliminary statutory facts are also established। दोनों चीजें होने पर न्यायालय प्रिजम्पशन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। मे प्रिज्यूम है ना, तो मे प्रिज्यूम में न्यायालय के पास डिस्क्रिशन होता है। उचित मामले में वो प्रिजम्पशन कर सकता है और उचित मामले में वो प्रिजम्पशन करने से मना कर सकता है। डिस्क्रिशन है उसके पास। लेकिन कोई भी प्रिजम्पशन तथ्य का होता है, एक। दूसरा, कोई भी प्रिजम्पशन ऑथराइज्ड बाय लॉ होना चाहिए। लॉ से तात्पर्य इंडियन एविडेंस एक्ट से है। और तीसरा, कुछ तथ्य आपको दिखाने पड़ेंगे, कुछ तथ्य आपको दिखाने पड़ेंगे, उसके बाद ही प्रिजम्पशन रेज करने का प्रश्न उठेगा। तो वो जो कुछ तथ्य दिखाने होते हैं उनको हम लीगल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? रिक्विजिट प्रिलिमिनरी स्टैट्यूटरी फैक्ट्स। रिक्विजिट प्रिलिमिनरी स्टैट्यूटरी फैक्ट्स। देखो, रिक्विजिट प्रिलिमिनरी स्टैट्यूटरी फैक्ट्स। ये दिखाइए। रिक्विजिट प्रिलिमिनरी स्टैट्यूटरी फैक्ट दिखाइए। दो तीन तथ्य होते हैं, उनको दिखाना पड़ता है, उसके बाद ही प्रिजम्पशन का सवाल उठेगा। आइए इसको भी जानते हैं आप कि यदि कोई प्रिजम्पशन कोर्ट ने मान लो कर ही लिया है तो दूसरी पार्टी कह सकती है कि नहीं, मैं साक्ष्य देना चाहता हूं और मैं साक्ष्य दे करके इस प्रिजम्पशन को डिस्प्लेस करना चाहता हूं, खंडित करना चाहता हूं। तो अगर उसने एविडेंस दिया और उस एविडेंस द्वारा प्रिज्यूम्ड फैक्ट को डिस्प्लेस कर दिया, दिखा दिया कि ऐसा नहीं है, तो प्रिजम्पशन नहीं होगा। प्रिजम्पशन एक इमेजिनरी रूल होता है, और अगर ठोस एविडेंस विपक्षी ने रख दिया है तो फिर उस एविडेंस के सापेक्ष उसके प्रतिकूल जाके कोई प्रिजम्पशन नहीं होगा। तो ये भी ध्यान रखें कि प्रिजम्पशंस कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय एविडेंस टू द कॉन्ट्रेरी। प्रतिकूल साक्ष्य दे करके प्रिजम्पशन को खंडित किया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ? जनरल में सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ? थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना जरूरी है क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है, ये अवधारणात्मक बात है, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। प्रिजम्पशन फैक्ट का होगा या लॉ का? कहिएगा फैक्ट का। लॉ का कोई प्रिजम्पशन नहीं होता।
प्रिजम्पशन फैक्ट का कब होगा? जवाब दीजिएगा जब कानून द्वारा ऑथराइज्ड हो। कानून से मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट से ऑथराइज्ड हो। तीसरा, जब कुछ प्रिलिमिनरी फैक्ट्स, रिक्विजिट प्रिलिमिनरी स्टैट्यूटरी फैक्ट दर्शा दिए जाएं। और चौथा, जबकि खिलाफ पार्टी ने प्रतिकूल साक्ष्य दे करके प्रकल्पना का खंडन न किया हो। अगर ऐसा है तो फिर न्यायालय प्रिजम्पशन कर सकता है, और वह प्रिजम्पशन नहीं भी कर सकता है, ये उसके जुडिशियल कॉन्शियंस की बात है। न्याय की मांग क्या है, इसको देखकर वह अपने विवेक से प्रिजम्पशन करने या न करने का फैसला करेगा। यह सेक्शन देखिए, मे प्रिज्यूम, सेक्शन 4 इंडियन एविडेंस एक्ट। जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा प्रावधानित है, मे प्रिज्यूम। जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा निर्देशित है, शैल प्रिज्यूम। जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा घोषित है, कंक्लूसिव प्रूफ। प्रोवाइडेड है, डायरेक्टेड है, डिक्लेयर्ड है, ये 3 शब्द होते हैं। प्रोवाइडेड है, डायरेक्टेड है, डिक्लेयर्ड है। हम पढ़ रहे हैं मे प्रिज्यूम, तो इसलिए इसमें प्रोवाइडेड होगा। आप देखिए यहां पर, whenever it is provided by this act, provided, this act means Indian Evidence Act, whenever it is provided by this act, कहां प्रोवाइडेड है? ये देखिए, प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, सेक्शन 86 में प्रोवाइडेड है, 87 में प्रोवाइडेड है, 88 में प्रोवाइडेड है, नए सेक्शन 88A में प्रोवाइडेड है, 90 में प्रोवाइडेड है, 90A नया सेक्शन इसमें प्रोवाइडेड है, नया सेक्शन 113A इसमें प्रोवाइडेड है, और 114 में प्रोवाइडेड है। इंडियन एविडेंस एक्ट की ये सेक्शंस हैं, इसमें प्रोवाइडेड है। और इन्हीं धाराओं में रिक्विजिट प्रिलिमिनरी स्टैट्यूटरी फैक्ट का भी जिक्र है। हर सेक्शन का अपना खास रिक्विजिट प्रिलिमिनरी स्टैट्यूटरी फैक्ट होगा, उसको दिखाइए, और उसके बाद न्यायालय उचित समझेगा तो प्रिजम्पशन करेगा, नहीं उचित समझेगा तो प्रिजम्पशन नहीं करेगा। अगर विपक्षी ने खंडित कर दिया है तो कोई प्रिजम्पशन नहीं होगा। न्यायालय प्रिजम्पशन करने से इनकार कर दे रहा है कि नहीं, प्रिजम्पशन नहीं करेंगे, यह प्रिजम्पशन के लिए उचित केस नहीं है, तो कोई बात नहीं, न्यायालय कहेगा साक्ष्य लाओ, कुछ भी प्रिजम्पशन नहीं होगा, साक्ष्य लेके आओ। तो ये देखो, मे कॉल फॉर प्रूफ, न्यायालय साक्ष्य की मांग कर सकता है। साक्ष्य की मांग वो कब करेगा? जब वो प्रिजम्पशन करने से इनकार कर रहा है। जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह प्रावधानित है कि न्यायालय किसी तथ्य को प्रकल्पित कर सकता है, वहां न्यायालय उस तथ्य को सिद्ध मान लेगा जब तक कि विपक्षी उसे असिद्ध न कर दे। और अगर न्यायालय ने प्रकल्पना नहीं किया, मे प्रिज्यूम है, एंड मे प्रिज्यूम इंक्लूड्स मे नॉट प्रिज्यूम, हो सकता है कि न्यायालय प्रिजम्पशन ना करे, तो उस स्थिति में वो कहेगा साक्ष्य लाइए, प्रिजम्पशन नहीं होगा, साक्ष्य लाइए। यहां दिया हुआ है प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। यदि आपसे पूछा जाए कहां प्रोवाइडेड है, तो आप ये लिस्ट थमा दीजिएगा। मैंने अलग से इसमें हेडिंग बनाया है, और ये सभी स्टूडेंट्स को याद नहीं रह पाता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यहां पर। जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह प्रावधानित है, whenever it is provided this act, कहां प्रोवाइडेड है, यह सेक्शंस की लिस्ट दे दीजिएगा, और ये हेडिंग देखिए, प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। तो मे प्रिज्यूम के संबंध में कौन कौन से सेक्शंस हैं जिसमें न्यायालय प्रिज्यूम कर भी सकता है, नहीं भी प्रिज्यूम कर सकता है? बस ये सेक्शंस की लिस्ट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ये टेबल बहुत काम का है, और इसे थोड़ा ध्यान से और थोड़ा समय देकर मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि बस आपने एक बार लेक्चर सुन लिया और उठा के रख दिया, बैठ के थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। आपको ये सेक्शंस ठीक से
याद करना होगा। मे प्रिज्यूम के संबंध में इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शंस कहाँ हैं, तो आप ये लिस्ट बताइएगा कि ये सेक्शंस हैं, ये 8 सेक्शंस हैं, जिनमें से 1, 2, 3 ये नए हैं। तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे, एक एक सेक्शन उठाते हैं, एक एक लाइन में पढ़ लेते हैं उसको। सेक्शन 86 क्या कहता है? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड। फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड, अमेरिका की कोर्ट का कोई जजमेंट है, न्यूयॉर्क की कोर्ट का कोई जजमेंट है, लंदन की कोर्ट का कोई जजमेंट है, फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी, प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय के सामने प्रस्तुत की गई। तो न्यायालय यह प्रकल्पना कर सकता है, यह प्रिजम्पशन कर सकता है कि यह सर्टिफाइड कॉपी, फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड की यह सर्टिफाइड कॉपी जेन्युइन है और एक्यूरेट है। उसकी जेन्युइननेस प्रिज्यूम की जा सकती है, उसकी एक्यूरेसी प्रिज्यूम की जा सकती है। कोर्ट में प्रिज्यूम जेन्युइननेस एंड एक्यूरेसी ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड। अगर न्यायालय को लगता है कि नहीं, इसमें प्रिजम्पशन कर लेना चाहिए, तो वह प्रिज्यूम कर सकता है कि फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड की जो सर्टिफाइड कॉपी पेश की गई है वो असली है तथा वह शुद्ध भी है, जेन्युइन है और एक्यूरेट है। और हो सकता है कि न्यायालय प्रिज्यूम ना भी करे, उसको लगता है कि नहीं, देखने में लग रहा है कि कुछ इसमें ओवर राइटिंग है या कुछ संदेह है, तो न्यायालय प्रिजम्पशन करने से मना कर सकता है। विपक्षी ने दिखा दिया कि यह फर्जी है, यह बोगस है, तो फिर न्यायालय प्रिजम्पशन नहीं करेगा। दूसरा देखो, ये बुक्स हैं, इस बुक्स पर मेरा नाम लिखा हुआ है, राइटर की जगह, राइटर के स्थान पर ऑथर की जगह पर मेरा नाम लिखा हुआ है। तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है कि अगर इनका नाम लिखा है तो ये किताब इन्होंने ही लिखी होगी। एक मैप है या चार्ट है, उस मैप पे लिखा है प्रिंटेड एट प्रयागराज मार्च 2020, तो न्यायालय ये प्रिज्यूम कर लेगा कि लेखक के रूप में जिसका नाम दिया हुआ है वास्तव में ये उसी के द्वारा लिखी गई किताब है। और वो जो मैप्स या चार्ट हैं उसके बारे में लिखा हुआ है कि इसके प्रकाशन का टाइम है मार्च 2020, और ये भी लिखा हुआ है कि ये प्रकाशित हुआ है प्रयागराज में। तो न्यायालय ये प्रिज्यूम कर सकता है कि ये बातें सच हैं। तुम चाहो तो खंडित कर सकते हो कि नहीं, ये गलत है, ये गलत है, रिबेटेबल प्रिजम्पशन है, आप खंडित कर दीजिए, किसी को भी खंडित कर दीजिए। लेकिन जब कोई बुक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है और उसमें राइटर की जगह मेरा नाम है, तो न्यायालय यह मान के चल सकता है कि जिस आदमी का नाम राइटर के रूप में शोन है वास्तव में ये उसी के द्वारा लिखी गई है। जो मैप या चार्ट है उसके स्थान, पब्लिकेशन के स्थान के रूप में प्रयागराज शोन है और उसका टाइम लिखा हुआ है मार्च 2020। तो न्यायालय यह प्रकल्पना कर सकता है कि जिस स्थान पर इसका पब्लिकेशन कहा जा रहा है या जिस समय पर इसका पब्लिकेशन कहा जा रहा है, यह उसी स्थान पर और उसी समय पर पब्लिश्ड है। तीसरा, टेलीग्राफिक मैसेज। टेलीग्राम, मैंने आपको टेलीग्राम किया, अब तो आप जानते हैं टेलीग्राम समाप्त हो चुका है, लेकिन जब कभी टेलीग्राफिक मैसेज भेजे जाते थे तब के लिए है। अब तो ये सेक्शन प्रैक्टिकली अपनी यूटिलिटी खो चुका है, अब तो कोई टेलीग्राम नहीं होता। लेकिन अगर कोई टेलीग्राफिक मैसेज मैंने इलाहाबाद से आपको भेजा है और दिल्ली में आपने उसको प्राप्त किया, तो यह प्रिज्यूम किया जा सकता है कि जो टेलीग्राफिक मैसेज फॉरवर्ड किया था मैंने यहाँ इलाहाबाद से, वही टेलीग्राफिक मैसेज आपको दिल्ली में मिला होगा। दोनों करस्पॉन्ड करेंगे, एक ही जैसे होंगे। जो भेजा है और जो वहाँ डिलीवर हुआ है दे आर करस्पॉन्डिंग, वो वही हैं, समान है। हाँ, तो ऐसा माना जा सकता है। रास्ते में मैसेज
के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, लेकिन नॉर्मली ये प्रिजम्पशन किया जाता है कि जो टेलीग्राफिक मैसेज फॉरवर्ड किया गया था और जो टेलीग्राफिक मैसेज वहाँ डिलीवर हुआ वो करस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है, जो भेजा वही मिला, ऐसा प्रिजम्पशन किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के बारे में, जो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज मैंने आपको भेजा है, मान लीजिए कोई एसएमएस किया, तो जो मैंने आपको एसएमएस भेजा, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजा है और जो आपको मिला है वो सेम होगा, ये प्रिजम्पशन किया जा सकता है। ऐसा थोड़ी है कि भेजा कुछ और दूसरे एंड पर मिला कुछ, नहीं, करस्पॉन्ड करेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज यहाँ से डिलीवर किया गया, सेंड किया गया, दूसरी ओर दूसरे एंड पर वही रिसीव हुआ होगा, वही मिला होगा, ये प्रिजम्पशन किया जा सकता है। इधर देखिए, 30 साल पुराना दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है 30 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा पुराना, मिनिमम 30 ईयर्स। एक डॉक्यूमेंट है वो 30 साल पुराना है, उसको साइन किया है मिस्टर एक्स ने, उस पर मिस्टर एक्स के हस्ताक्षर हैं, इट इज पर्पोर्टेड टू बी साइंड बाय मिस्टर एक्स। तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा, अरे भाई 30 साल पुराना दस्तावेज है और एक्स के द्वारा साइंड कहा जा रहा है, तो एक्स ने ही साइन किया होगा, एक्स द्वारा साइंड शोन है, तो फिर वो एक्स के द्वारा ही वाकई में साइंड होगा, ऐसा प्रिजम्पशन किया जा सकता है। कोई डॉक्यूमेंट है 30 साल पुराना और वो ड्यूली एग्जीक्यूटेड है और वो ड्यूली अटेस्टेड है, तो फिर इतने पुराने दस्तावेज को लेकर के सामान्यतः कोई विवाद नहीं किया जाएगा। जिसके द्वारा अटेस्टेड शोन है, जिसके द्वारा ऑथेंटिकेटेड शोन है, साइंड शोन है, माना जाएगा कि बस सब ठीक है। जिसके द्वारा साइंड शोन है उसी ने साइन किया होगा, जिसके द्वारा अटेस्टेशन शोन है उसने ही अटेस्ट किया होगा, जिसके द्वारा वो एग्जीक्यूटेड कहा जा रहा है तो उसने ही उसको एग्जीक्यूट किया होगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, 5 साल पुराना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के मामले में 5 साल और डॉक्यूमेंट के मामले में 30 साल। 5 साल पुराना दस्तावेज है और उस पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, मेरा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, तो यह मान के चला जा सकता है कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उसमें एफिक्स्ड है, तो एफिक्सेशन या तो खुद इस आदमी ने किया होगा या किसी को इसने ऑथराइज किया होगा, तो उसने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एफिक्स किया होगा। कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो 5 साल या उससे ज़्यादा पुराना है उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एफिक्स किया गया है, किसने एफिक्स किया? जिसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है उसने ही एफिक्स किया होगा, या उसके द्वारा किसी को ऑथराइज किया होगा तो ऑथराइज पर्सन ने एफिक्स किया होगा, ऐसा प्रिजम्पशन किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक मैरिड विमेन है और उसने सुसाइड कर लिया है। मैंने कोर्ट को दिखाया कि साहब ये सुसाइड 7 वर्ष के भीतर हुआ, डेट ऑफ मैरिज से 7 वर्ष के भीतर हुआ है, और उस महिला के साथ क्रूएल्टी किया था उसके हस्बैंड ने या हस्बैंड के रिश्तेदार ने। Suicide has been committed within 7 years of date of marriage, and it has been shown to the court that the deceased woman was treated with cruelty by husband or any relative of the husband. तो ये मान लिया जा सकता है, कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है कि उस महिला को सुसाइड करने के लिए उसके हस्बैंड ने ही एबिट किया है या हस्बैंड के रिश्तेदार ने ही एबिट किया है। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। मेरे घर में से चोरी का माल निकला तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है कि या तो मैं चोर हूं या आप चोर हैं और आप चोरी का माल मेरे पास लेके आए और जानते बूझते मैंने उसको रख लिया, ये प्रिजम्पशन किया जा सकता है। एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स में बी प्रिज्यूम्ड अंडर सेक्शन 114। बहुत उसका बढ़िया उदाहरण है, एक आदमी के घर में चोरी का माल मिला तो उससे पूछा गया कहां से आया, तो कुछ बता नहीं पा रहा है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो यह माना जा सकता है कि या तो वह चोर है स्वयं और या वह चोरी का माल जानते हुए कि यह चोरी का है रिसीव करता है, ऐसा प्रिज्यूम किया जा सकता है। तो ये सेक्शंस हो गए प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। डेफिनेशन में देखो प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, और यहाँ मैंने हेडिंग बना दिया है प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, और ये सेक्शंस हैं जो आपको तैयार कर लेना चाहिए। अगर आप इसके कंटेंट्स तुरंत याद नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सेक्शंस जरूर याद कर लीजिए।
और फिर थोड़ा होमवर्क करके इसे तैयार कीजिए, और उसके साथ ये प्रिजम्पशन है। आगे आइए डी पार्ट में, इसमें क्या कह रहा है, कोर्ट में प्रिज्यूम ए फैक्ट। हाँ, वो तो मैं बता चुका आपको कि अगर न्यायालय के सामने प्रिलिमिनरी फैक्ट्स रख दिए जाते हैं और अथॉरिटी ऑफ लॉ मौजूद है, ये सब देखिए अथॉरिटी ऑफ लॉ है ये सब, तो न्यायालय अपना जुडिशियल कॉन्शियंस यूज करते हुए, डिस्क्रिशन यूज करते हुए उचित मामले में वो प्रिजम्पशन कर सकता है और उचित मामले में प्रिजम्पशन करने से मना कर सकता है। अगर खंडित कर दिया खिलाफ पार्टी ने तो वो कोई प्रिजम्पशन नहीं करेगा। ये रेबेटेबल प्रिजम्पशन है। मे प्रिज्यूम इज द रेबेटेबल प्रिजम्पशन। खिलाफ पार्टी प्रतिकूल साक्ष्य देकर इसको रेबट कर सकती है, उस स्थिति में कोई प्रिजम्पशन नहीं किया जाएगा। लास्ट पॉइंट देखिए, कोर्ट में कॉल फॉर प्रूफ। मैंने बहुत जोर लगाया, कोर्ट के सामने दिखाया कि अथॉरिटी ऑफ लॉ है और रिक्विजिट प्रिलिमिनरी स्टैट्यूटरी फैक्ट भी दिखाए उनको, फिर भी कोर्ट ने कहा नहीं, इसमें न्यायिक अंतःकरण साथ नहीं दे रहा है, इसमें प्रिजम्पशन नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, न्यायालय कहेगा मैं इसमें प्रिजम्पशन नहीं करूंगा, आप साक्ष्य लेके आइए, तो ठीक है, मैं साक्ष्य पेश कर दूंगा। इफ द कोर्ट refuses to presume, it may call the party concerned to produce evidence, to adduce evidence। आप साक्ष्य पेश कर दीजिए। परिभाषा में देखो नीचे लिखा हुआ है, या तो न्यायालय उसको प्रूव्ड मान लेगा और या कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, साक्ष्य की मांग कर सकता है।